हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएसपी क्लासेस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे बेल आइकन दबाकर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो देखिए, हमने पार्ट फर्स्ट में नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी की थी, जिसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ा था। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क जो है उसकी स्टडी की थी। अब हम सेकंड इसका पार्ट देखते हैं, जिसमें परिधीय तंत्रिका तंत्र मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके टाइप्स का हम स्टडी करेंगे और इसकी फिजियोलॉजी और न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए आगे। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए आगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं इसे इंग्लिश में। क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखिए इसके बारे में हम नॉलेज लेंगे कि इसका क्या कार्य होता है हमारे शरीर में। बात कर रहे हैं मानव में, ठीक है। तो इसका कार्य होता है कि यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती है उनका समूह होता है ये, जिसे हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आने व जाने वाले संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता है। कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो संदेश आ रहे हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो संदेश अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संदेशों का बाहर आना और बाहर से संदेशों का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाना, तो उनके जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य है, उन्हें पहुंचाना, वो कार्य किसका होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। देखिए लिख रखा है मैंने, आने व जाने वाले संदेशों को पहुंचाने का कार्य ये करता है, ठीक है। यह तंत्र केंद्रीय तंत्र के बाहर कार्य करता है, इसलिए इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर कार्य नहीं करता है, हमेशा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है, इसलिए हम इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब हो गया परिधि, जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं, ठीक है, वृत्त में, उस प्रकार से। फिर ये बताता है हमें कि यह दो प्रकार का होता है। तो देखिए इसके दो प्रकार कौन कौन से आते हैं। पहला है ए कायिक तंत्रिका तंत्र, दूसरा है बी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो देखिए इसको दो प्रकारों में विभाजित किया गया है, इसका डिवाइडेशन किया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए सोमैटिक में हम देखते हैं क्या क्या कार्य करता है ये, ऐच्छिक क्रियाओं का संचालन। जो क्रियाएं हमारी इच्छा से चलती है, मैंने पार्ट फर्स्ट में भी आपको बताया था, उनका संचालन ये करता है, ठीक है। जिसमें बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया, मांसपेशियों के कार्य पूर्ण करना, बाह्य जो उत्तेजनाएं हैं उन पर प्रतिक्रिया करना, कि बाहरी जो उत्तेजनाएं हैं हम हमारे शरीर को कैसे नियंत्रित करें, ठीक है। तो उन पर ये क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। मांसपेशियों के कार्य पूर्ण करना, हमारी जो मसल्स जो होती है उनके जो भी वर्क होते हैं उनको भी ये कंप्लीट करता है। सेकंड आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके वर्क, इसके कार्य हम देखेंगे। अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन करना। देखिए दोस्तों, अनैच्छिक क्रियाओं की अगर हम बात करें तो वो हमारी इच्छा से नहीं चल सकती, ठीक है। उन्हें तो शरीर अपने हिसाब से ही चलाएगा, जैसे बॉडी शरीर हमारा बोलेगा वैसे वो चलेगी। देखिए हृदय की धड़कन, फेफड़े, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। तो ये जो कार्य होते हैं ये सब किसके द्वारा संपादित होते हैं, कंप्लीट होते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनको कंप्लीट करता है। फिर आगे आता है यह तंत्र तंत्रिका समूह की एक श्रृंखला है, जिससे शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों के तंत्रिका तंतु जुड़े होते हैं। कि ये जो सिस्टम होता है ये एक ऐसा सिस्टम है जो तंत्रिका के जो समूह हैं, उनके जो ग्रुप हैं, उनको जोड़ने का वर्क करता है, उनको जोड़ने का कार्य करता है। तो उसमें क्या करता है, ये विभिन्न आंतरिक इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको, उनके तंत्रिका तंतु जुड़े हुए होते हैं, तो उनको जोड़ता है ये शरीर से, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला कि इसके भी दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स होते हैं इसके भी। देखिए फर्स्ट में इसके टू टाइप्स, फिर सेकंड में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के टू टाइप्स हैं। पहला आता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका कार्य क्या है, इसके वर्क क्या है? सतर्कता। सतर्कता जानते हो आप क्या होता है? बचना, ठीक है। किस तरह से हम बच सकते हैं
अगर हमारे ऊपर कोई खतरा है तो किस प्रकार से हम सतर्क रहें, तो वो कार्य हमारा कौन सा करता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। उत्तेजना का नियंत्रण, कई बार हम ज्यादा गुस्सा आता तो उत्तेजित हो जाते हैं किसी बात को सुन के, या फिर उत्तेजना भी बहुत प्रकार की होती है, तो उन पर जो कंट्रोल होता है वो भी इसी का होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है ये, आपातकालीन जो परिस्थिति होती है उनमें ये शरीर को एनर्जी देता है, ठीक है। हृदय की गति का तेज होना, हृदय की जो गति होती है वो भी इसी के कारण तेज होती है। और श्वास गति का बढ़ना, जब हम श्वास की गति हमारी बढ़ेगी तो हृदय की गति ऑटोमेटिकली तेज होगी, ये हमें पता है। तो ये जो कार्य होंगे ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के होते हैं। फिर आता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके क्या क्या वर्क होते हैं देखिए। शारीरिक ऊर्जा का संचयन, शरीर में जो भी एनर्जी है उसको ये संचय करता है, इकट्ठा करता है, उसको स्टोर करता है, वो इसका वर्क है, ठीक है। विश्राम अवस्था में क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचयन करना, विश्राम अवस्था से दोस्तों हम क्या समझेंगे, जैसे हम आराम कर रहे हैं, ठीक है, कोई वर्क नहीं कर रहे तो हमारी विश्राम अवस्था होती है, तो उस जो टाइम पीरियड में ये क्या करता है कि इसमें क्रियाशील हो जाती है और एनर्जी जो होती है उसको स्टोर करने लग जाता है ये। आंख की पुतली को सिकोड़ना, आंख की जो हमारी पुतली होती है उसको ये सिकोड़ देता है, ठीक है। लार व पाचक रसों में वृद्धि करना, हमारे मुंह की लार और पाचक जो रस होते हैं जो हमारे पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, हमारे भोजन का पाचन करते हैं। तो लार और पाचक रस इनमें भी ये क्या करता है, वृद्धि करता है, ग्रो करता है, ये ग्रोथ करता है। तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि नर्वस सिस्टम में हम पार्ट सेकंड पढ़ रहे थे, परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसके 2 टाइप्स, फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बी के इसके 2 टाइप्स। तो हमारे ये यहाँ जाके कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, फिर हम देखेंगे फिजियोलॉजी, ठीक है। तो देखिए, तो दोस्तों आगे देखिए, अब हम तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और इसकी स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, यहाँ मैंने सभी के नाम हिंदी और इंग्लिश में लिख रखे हैं, तो आप समझ सकते हैं। जैसे जैसे आपके सामने इसकी स्टडी होगी मैं आपको इसमें बताता जाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ लिख रखा है मैंने, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारा नर्वस सिस्टम, उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जैसे हमें हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका, सेल, वैसे ही नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, ये सामने तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। तो देखिए, जिससे यह तंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजता है, इसकी सहायता से ये तंत्र जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संकेतों का आदान प्रदान करता है, सूचनाएं भेजता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी शरीर विज्ञान शास्त्री हेनरिक विलियम्स वॉल्डेयर ने किया। जो इस शब्द को सबसे पहले किसने बताया था, तो देखिए वैज्ञानिक का नाम मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, हेनरिक विलियम्स वॉल्डेयर। इसने इस शब्द को सबसे पहले बोला था, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। फिर उसके बाद में देखिए 20वीं शताब्दी में सेंटिनियो रेमन केजल ने, ये भी एक वैज्ञानिक थे, सेंटिनियो रेमन केजल, इन्होंने इसे तंत्रिका तंत्र की प्राथमिक प्रकारीय इकाई बताया कि तंत्रिका तंत्र में प्राथमिक प्रकारीय इकाई यानी कार्य करने के लिए सबसे जो मोस्ट होती है वो क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। फिर उसके बाद देखिए टोरंटो विश्वविद्यालय में एक प्रोबुजिन की खोज हुई जो मस्तिष्क तंत्रिकाओं का विकास करता है। एक ऐसे प्रोबुजिन की खोज की विश्वविद्यालय ने, टोरंटो विश्वविद्यालय नाम था, कि जिसमें मस्तिष्क में तंत्रिकाओं का विकास होता है। ऐसे एक प्रोबुजिन की उन्होंने खोज की कि जो मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका या तंत्रिकाओं का विकास करता है। उसके बाद में देखिए न्यूरॉन को इसकी संरचना के आधार पर यूनिपोलर, बाइपोलर व मल्टीपोलर 3 भागों में विभक्त किया है। इसके 3 भाग बनाए हैं, 3 इसके डिवाइडेशन किए हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। किस आधार पर, किस बेस पर किए, स्ट्रक्चर को देखते हुए, संरचना को देखते हुए इसके ये डिवाइडेशन किया। इसको ये हर ऊतक व अंग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उससे जोड़ने का वर्क किसका होता है, न्यूरॉन का होता है। हर ऊतक को, हर टिश्यू को, हर अंग को, हर ऑर्गन्स को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ये कनेक्ट करती है, जॉइंट करती है। तो बाहर व भीतरी
उद्दीपनों को ग्रहण करना इसका वर्क है। बाहर और भीतर भीतर के जो उद्दीपन है, सूचना है, उनको ये ग्रहण करती है। आवेगों के माध्यम से उद्दीपन एक से दूसरी तंत्रिका कोशिका में अभिगमन करते हुए केंद्रीय तंत्र में पहुंचते हैं। कि इसमें जो संकेत जाते हैं आवेग विद्युत आवेग के रूप में जाते हैं तंत्रिका कोशिका में, तो वो विद्युत आवेग जो होते हैं वो कोशिका में अभिगमन, यानी अभिगमन का मतलब होता है चलना, ठीक है, तो चलकर वो जाते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रतिक्रियात्मक संदेशों को भी न्यूरॉन ही पहुंचाती है। प्रतिक्रियात्मक का मतलब कि वहां से जो वापस उसका प्रतिक्रिया आती है तो वो संदेश भी तो पहुंचाने पड़ते हैं। भाई सूचना कैसे जाएगी? अभी आज हम हैं तो हम सूचना लेके जाएंगे भाई उससे ये बात बोल देना, फिर मैं जाके बोलूंगा तो वो मुझे जवाब देगा, फिर मैं दोबारा जाके पहले वाले व्यक्ति से बोलूंगा। तो यहाँ वही कार्य होता है, सूचनाओं का जाना और फिर उसके प्रतिक्रिया वापस आना। दोनों कार्य कौन करता है? तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन। और अब देखिए हम इसके भागों की बात करते हैं तो सबसे पहला भाग आता है इसका कोशिका का है, यानी सेल बॉडी। तो सेल बॉडी का एक छोटा सा वर्ग होता है, देखिए इसे साइटोन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम साइटोन भी है। तो आपके अगर एग्जाम में सेल बॉडी, कोशिका का या साइटोन तीनों में से कुछ भी आएगा तो आपको इसी के बारे में लिखना है। तो इसमें एक केंद्रक व प्रारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं। एक तो केंद्रक होता है और एक प्रारूपिक कोशिकांग इसमें होता है। कोशिका द्रव्य में अभिलाक्षणिक, अति अभिरंजित मिसेल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं। देखिए मिसेल ग्रेन्यूल ये रहा और आपका कोशिका का ये रहा, ये कोशिका का भाग होता है, ठीक है। सेल बॉडी, मिसेल ग्रेन्यूल ये रहा, तो ये इसी में पाए जाते हैं। देखिए मिसेल ग्रेन्यूल संरचना में दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये केंद्रक हो गया न्यूक्लियस, ये दुर्मांश हो गए, इसके सिरे डेंड्रोन बोलते हैं हम जिनको। ये सिनेप्टिक पुटिकाएं हो गई, सिनेप्टिक नॉब्स। ये तंत्रिकाक्ष का सिरा हो गया, एंड जो एंड होता है वो। ये संधि स्थल हो गए जहां पर ये एक से दूसरे में जुड़ रहे हैं, देखिए सिनेप्स बोलते हैं इनको। और ये तंत्रिकाक्ष हो गई, ये जो जुड़ रहे हैं एक्सोन, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं इसका सेकंड भाग क्या है। तो देखिए अब हम बात करते हैं सेकंड इसका पॉइंट, दुर्मांश, डेंड्रोन। तो डेंड्रोन क्या होता है? देखिए ये कोशिका काय से निकले छोटे तंतु होते हैं जो कोशिका काय की शाखाओं के रूप में पाए जाते हैं। ये उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। तो ये इनका काम क्या है कि ये छोटे छोटे तंतु होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। दुर्मांश ये दिख रहा है, देखो आपको इधर दुर्मांश छोटे छोटे तंतु हैं जिनका कार्य होता है उद्दीपनों को ये कोशिका काय की ओर भेज देते हैं। कोशिका काय की ओर ये उद्दीपनों को भेज देते हैं, इन उद्दीपनों को यहाँ कोशिका काय की तरफ भेज देते हैं। बस इतना से इनका वर्क होता है। थर्ड देखिए, यह एक लंबा बेलनाकार प्रवर्ध है जो कोशिका काय के एक हिस्से से शुरू होकर धागेनुमा शाखाएं बनाता है। तंत्रिकाक्ष देखिए, ये तंत्रिकाक्ष ये इनके मिलने के स्थान होते हैं, ठीक है। इनको भी हम संधि बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे संधि स्थल दूसरा होता है। तो ये कोशिका काय के एक हिस्से से शुरू होकर धागेनुमा शाखाएं बनाते हैं। ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहे हैं और धागेनुमा ये इन्होंने शाखाएं बना रखी है, ठीक है। तो शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है। स्थूल का मतलब बिल्कुल सीधी संरचना, स्थूल का मतलब कठोर बिल्कुल, जिसे अवग्रथनी गुंडी या सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। देखिए इसे अवग्रथनी गुंडी या सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। सिनेप्टिक नॉब आपको दिख रही है सारी ये शाखाएं, ठीक है। शाखाएं सिनेप्टिक नॉब कहलाती है। वह इसमें सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती है। सिनेप्टिक पुटिकाएं सिनेप्टिक नॉब में, ठीक है, जो तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तंत्रिका के द्वारा जो आवेग आते हैं उनका संप्रेषण का मतलब उन्हें आगे पहुंचाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो तंत्रिकाक्ष के माध्यम से आवेग न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं। ये तंत्रिकाक्ष जो होता है इसके माध्यम से आवेग जो होते हैं वो न्यूरॉन से बाहर निकल जाते हैं। तो एक न्यूरॉन के दुर्मांश के दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष से मिलने के स्थान को संधि स्थल कहा जाता है। एक न्यूरॉन का तो दुर्मांश और दूसरे न्यूरॉन का तंत्रिकाक्ष सिरा, मतलब इससे दूसरी जो कोशिकाएं जुड़ती है, एक से दूसरी न्यूरॉन जुड़ती है, तो एक न्यूरॉन का दुर्मांश और एक न्यूरॉन का तंत्रिकाक्ष सिरा दोनों जब मिल जाते हैं, एक न्यूरॉन का दुर्मांश दूसरी न्यूरॉन का तंत्रिकाक्ष सिरा, समझिए जब दोनों मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं संधि स्थल, मतलब जुड़ना। वैसे ये भी एक तरह से संधि स्थल हम बता सकते हैं, ये भी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ठीक है।
तो अब हम आगे देखते हैं इसकी फिजियोलॉजी, कार्य की। देखिए कार्य की क्या, तो देखिए अब हम इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं, तंत्रिका तंत्र की कार्य की, फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में इसकी फिजियोलॉजी बता रहा हूँ। वैसे फिजियोलॉजी को अगर हम डिटेल्स में पढ़े तो बहुत लंबी होती है, पर हम छोटे रूप में फिजियोलॉजी को देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कार्य करता है। तो देखिए कई तंत्रिकाएं मिलकर कड़ी नुमा संरचना बनाती है। कई तंत्रिकाएं मिलकर एक कड़ी नुमा संरचना बनाती है, एक दूसरे से जुड़ जाती है, जो शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क व मेरुरज्जु के साथ जोड़ती है। हमारा माइंड और मेरुरज्जु, ठीक है, उन दोनों के साथ में, ब्रेन और मेरुरज्जु के साथ में ये जो है तंत्रिकाएं जोड़ देती है इनको। संवेदी तंत्रिकाएं बहुत से उद्दीपनों को जैसे आवाज, रोशनी, स्पर्श आदि पर प्रतिक्रिया करते हुए इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। अब देखिए जो संवेदी तंत्रिकाएं होती है, संवेदी जो तंत्रिकाएं होती है वो बहुत सारे उद्दीपनों को, जैसे उद्दीपन कौन कौन से हो गए देखिए, जैसे आवाज, हमारी आवाज, रोशनी, ठीक है, उजाला, स्पर्श यानी छूना, इन उद्दीपनों पर प्रतिक्रिया करते हुए इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचा देती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये इनको ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, यह कार्य वैद्युत रासायनिक आवेग के जरिए पूर्ण होता है। तो वैद्युत रासायनिक आवेग के जरिए कार्य पूर्ण होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स। वैद्युत रासायनिक आवेग हमारे शरीर में जितनी भी सूचनाएं और जितनी भी मतलब संकेत जो होते हैं वो जाते हैं, वो इस वैद्युत रासायनिक आवेग के ही माध्यम से जाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो कोई सूचना हमारी एक कोशिका से दूसरी कोशिका तंत्र में नहीं जा सकती। तो देखिए इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो जिसे तंत्रिका आवेग भी कहते हैं, इसे वैद्युत रासायनिक आवेग भी कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स भी कहते हैं, और इसे तंत्रिका आवेग के नाम से भी जाना जाता है। तो आप एग्जाम में इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह तंत्रिका आवेग ही उद्दीपनों को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक प्रसारित करता है। ये जो वैद्युत रासायनिक आवेग होता है ये क्या करता है कि तंत्रिका आवेग जो होता है उद्दीपनों को संवेदी अंग कौन कौन से हो गए देखिए, त्वचा, जीभ, नाक, आंख और कान, इनके माध्यम से ही हमें पता लगता है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इनके माध्यम से पता लगता है उद्दीपनों को ये संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक प्रसारित करता है। मान लीजिए कि जैसे किसी ने हमारे सुई चुभो दी तो एक उद्दीपन हो गया, सुई चुभोते में तुरंत पता लग जाता है। कैसे पता लगता है कि इनसे ये जो संकेतों को ये लेकर जाता है संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचा देता है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसके प्रतिक्रिया स्वरूप बताता है कि अरे हमारे सुई चुभ रही है, हाथ दूर करो। तो तंत्रिका आवेग दुर्मांश से तंत्रिकाक्ष तक पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ जाते हैं। देखिए तंत्रिका आवेग जो होते हैं वो दुर्मांश से और तंत्रिकाक्ष तक पहुंचते हैं, मैंने बताया दुर्मांश से तंत्रिकाक्ष सिरे तक पहुंचते हैं, तो आवेग आते आते क्या हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे कि अगर हम पैदल पैदल कहीं जाते हैं तो देखिए हमारी भी तो एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, कमजोर पड़ जाते हैं, तो हम कुछ खा लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये दुर्मांश से तंत्रिकाक्ष तक आते हुए इनकी जो अवस्था कैसी हो जाती है, शिथिल हो जाती है, और ऐसे शिथिल आवेगों को संधि स्तर पर शक्तिशाली बनाकर आगे भेजने का कार्य न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा संपादित होता है। मैंने बताया था आपको संधि स्थल क्या होता है, एक तंत्रिका का दुर्मांश सिरा दूसरी तंत्रिका का तंत्रिकाक्ष सिरा दोनों जुड़ते हैं, उसे संधि स्थल कहते हैं, और वहां पर इन्हें एनर्जी प्रदान की जाती है। किसको एनर्जी प्रदान की जाती है, जो ये आवेग होते हैं वो बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, तो इनको संधि स्थल पर एनर्जी प्रदान की जाती है, जिससे शक्तिशाली हो जाते हैं और फिर ये दोबारा से आगे चल जाते हैं। मतलब इनको वहां पर क्या मिल जाता है, खाने के लिए नाश्ता मिल जाता है, और उस नाश्ते से इन्हें एनर्जी मिल जाती है। तो देखिए इस कार्य को कौन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर। मैंने गोले में बंद कर दिया इसको, तो आप अच्छे से पहचान सकते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संचारित संकेत जो चालक तंत्रिकाओं द्वारा प्रसारित होते हैं वह मांसपेशियों ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो संकेत संचारित होते हैं, आगे भेजे जाते हैं, तो वो चालक तंत्रिकाओं, चालक यानी जो ले जाती है, उनको प्रसारित होते हैं, यानी उनको
दिए जाते हैं और वो उनको क्या करती है, मांसपेशियों व ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं कि वो सूचना उनको आगे पहुंचा देते हैं और मांसपेशी और ग्रंथि हमारी सक्रिय हो जाती है, कार्य करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो मैंने आपको एक बिल्कुल शॉर्ट में इसकी नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में बताया, कार्यकी के बारे में बताया। तो दोस्तों आपके लिए मैं यहाँ पर नोट्स तैयार करता हूँ सामने बोर्ड पर, ताकि आप खुद नोट्स लिख सकें और उससे समझाता हूँ, और डायग्राम की प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों इन नोट्सों को आप अपने कॉपी में कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चैनल को DSP क्लासेस के नाम से चैनल है, और दोस्तों ऐसे ही प्यार बांटते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।